नमस्कार मित्रों, आज हम लोग थ्रोम्बोस एंड एम्बोलिज्म के बारे में हम लोग देखे थे कि थ्रोम्बोस और एम्बोलिज्म क्या होता है। थ्रोम्बोस एंड एम्बोलिज्म, आप लोगों को मालूम है कि थ्रोम्बोस एक ब्लड क्लॉट होता है जो मोस्टली डीप वेन के अंदर में फॉर्म होता है। ओके, थ्रोम्बोस क्लॉट रहेगा। क्लॉट है दैट ब्लड का भी क्लॉट हो सकता है या और कोई चीज का भी क्लॉट हो सकता है। ओके, डिपोजिशन भी हो सकता है। ठीक है, स्पेशली हम लोग ब्लड क्लॉट होता है। ठीक है, क्लॉट दैट मोस्टली forms in a vein of DVT, form in a vein of DVT, vein, or actually it is vein of DVT. DVT is deep vein thrombus। ओके, तो इस तरह से वो होता है। जिससे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन में प्रेशर यानी वहाँ पे प्रेशर बढ़ सकता है। ओके, प्रेशर बढ़ सकता है इसके वजह से। ओके, ये आर्टरीज के अंदर में, वेंस के अंदर में, यह आर्टरीज में, वेंस में इस तरह की अगर कंडीशन डेवलप होती है तो ब्लड में प्रेशर बढ़ जाता है। ओके, तो थ्रोम्बस इस तरह से डीवीटी मोस्टली अपवर्ड्स इन लेग, यह मोस्टली कि कहाँ पे अपवर्ड होता है? मोस्टली अपवर्ड इन लेग्स। ओके, मोस्टली अपवर्ड इन लेग्स। लेग्स के अंदर में आपको डीप वेन थ्रोम्बोस दिखेगा आपको। ठीक है, इसमें हम लोग थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म क्या होता है मैं आपको बताऊंगा कि एम्बोलिज्म क्या होता है। ठीक है, एम्बोलिज्म यहाँ जो हमारे थ्रोम्बोस होते हैं, ये थ्रोम्बोस होते हैं, ये जो थ्रोम्बोस होगा इसी का टूटा हुआ पार्ट ब्लड के अंदर में कैरी होता है। ठीक है, ब्लड के अंदर में कैरी होता है, बहते रहता है या फिर कहीं जाके फंस जाएगा, वहाँ पे एम्बोलिज्म पैदा करेगा। ठीक है, किसी वॉल में जाके फंस जाएगा। ठीक है, या फिर ब्लड के अंदर में टूटा हुआ टुकड़ा जो क्लॉट का टुकड़ा होता है वो स्मॉल पीस पूरे ब्लड के अंदर में ट्रैवल करते रहेगा। ठीक है, उसको हम लोग एम्बोलिज्म बोलेंगे, उसको एम्बोलस भी बोलते हैं। ओके, एम्बोलस। ठीक है, ये हो गया। एंड लिख लीजिए यहाँ पे आप इसको, स्मॉल पीसेस ऑफ ब्लड, स्मॉल pieces of blood
small pieces of blood clot that breaks off इसको हम लोग पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोल सकते हैं। पल्मोनरी में अगर होगा तो ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी वेन में या फिर आर्टरी में जाके ये वहाँ पे बैठ जाएगा, वहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलेंगे, ठीक है। तो आपको बताया मैंने कि यह आर्टरी में भी होता है, वेन्स में भी होता है और कार्डियक में भी होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को कैसे मेडिसिन सिलेक्ट करना पड़ेगा वो आपको देखना है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाते हैं इसको हम लोग। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोहोमोपैथी इस चीज़ को हम लोगों को कैसे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो ये टाइप्स होते हैं थ्रोम्बोसिस के और एम्बोलिज्म के। थ्रोम्बोस के और एम्बोलिज्म के टाइप्स होते हैं। टाइप्स कितने होते हैं? वेनस क्या होगा? वेनस, थ्रोम्बोस या फिर एम्बोलिज्म, ओके। सेकेंड arterial thrombus and embolism. Third is the cardiac thrombus and embolism. और वेनस के अंदर में आपको A2 मिलेगा देखने को। आर्टेरियम में आपको A1 का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि आर्टरी की मेडिसिन A1 है। कार्डियक में आपको वॉल में जाके कहीं फंसता है तो उसको ब्लॉक करता है उस जगह को, तो आपको वहाँ पे कैपिलरीज लेवल पे आपको एक मेडिसिन लेना पड़ेगा, एक मेडिसिन। और यहाँ पे आपको यहाँ तीनों में जो मेडिसिन आपको सेम देना है वो मेडिसिन है। इस मेडिसिन के साथ में अगर वेनस थ्रोम्बोस होगा या एम्बोलिज्म होगा तो आप A2 देंगे, उसके साथ में F1 जोड़ोगे। आर्टेरियल थ्रोम्बोस या एम्बोलिज्म होगा A1 दोगे आप, तो उसमें F1 भी जोड़ोगे आप। कार्डियक थ्रोम्बोस या एम्बोलिज्म होगा तो उसमें आप F1 जोड़ोगे आप। नर्वस सिस्टम मेडिसिन सही है, ठीक है। और ये मेडिसिन यहाँ पे सिनर्जेटिक का भी काम करेगी, ठीक है। एज अ कैटालिस्ट भी काम करती है ये, ठीक है। उसके बाद L1 जो लिम्फेटिक सिस्टम, जो इम्प्योर ब्लड होगा उसको L1, लिम्फ के जो इम्प्योरिटीज होगी, लिम्फ में जो इम्प्योरिटीज आती हैं उसको क्लियर करने का काम L1 करेगा। और A2, A1, A3 आर्टियल, वेनस और कार्डियक सब से जो ये भी ब्लड में जो इम्प्योरिटीज आती है उसको क्लियर करने का काम करेगी। एंड देन इसके बाद में आपको फंक्शनली इसमें S3 या फिर S1, S3 S1, S3 S1 फंक्शनल रेमेडी आपको यूज करना पड़ेगा। क्यों? कि आपको अगर कम लेवल पे है, फंक्शनली वहाँ पे ज़्यादा डिफेक्ट नहीं है, तो उस समय में आपको S1 का यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है, इनिशियल लेवल पे। और मस्कुलर लेवल पे है, वहाँ पे कार्डियक में जो मसल्स हैं या फिर वेन्स के अंदर में जहाँ पे डीप होता है
तो ऐसे कंडीशन में है तो आपको वहाँ पे S3 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, एंड देन उसके बाद यहाँ पे आप S3 के साथ में आप अगर S3 यूज करते हो तो किसका इस्तेमाल करोगे आप, साथ में C3 का इस्तेमाल करोगे, और S1 देते हो तो C1 का इस्तेमाल करोगे। यहाँ पे S3 देते हो तो आप C3 का इस्तेमाल करोगे, अगर यहाँ पे S1 देते हो तो आप C1 का इस्तेमाल करोगे। यहाँ पे आप S3 का इस्तेमाल करते हैं हाँ कार्डियक थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म में, S3 के साथ में आप किसका इस्तेमाल करोगे, आप C3 का इस्तेमाल करोगे, और S1 के साथ अगर S1 देते हैं तो C1 का इस्तेमाल एज ए टिश्यू रेमेडी करोगे आप, एज अ टिश्यू रेमेडी। है टिश्यू रेमेडी के हिसाब से आप काम ये करोगे कि C1 और C3 इस हिसाब से आपको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे एक आपको एक हार्ट ब्लॉकेज का एक प्रोटोकॉल भी बता दे रहा हूँ। हार्ट ब्लॉकेज, यह प्रोटोकॉल्स में आपको हार्ट ब्लॉकेज, तो आप लोगों को ब्लॉकेज जो कौन से मेडिसिन, इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले हमें याद आना चाहिए। कौन सी इलेक्ट्रिसिटी याद आना चाहिए, आरी। शरीर में कोई कहीं पे भी ब्लॉकेज होता है तो उसको खोलने का काम आरी करती है, तो यहाँ पे भी आप आरी का इस्तेमाल थ्रम्बस में और एम्बोलिज्म में भी आप कर सकते हो एज पर द कंडीशन। ठीक है, यहाँ तक वहाँ पे बी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो एज अ ब्लड रेमेडी। ठीक है, ब्लड रेमेडी कर सकते हो आप, तो एज पर द कंडीशन आपको यूज़ करना चाहिए। जैसे मैं हार्ट ब्लॉकेज में आपको बता रहा हूँ कि एज पर द कंडीशन आपको आरी, S3, C3, F1, L1 का इस्तेमाल यहाँ पे हमने करना चाहिए सेकेंड डायल्यूशन में। ओके, इन क्रोनिक कंडीशन अगर एक्यूट है तो भी हमें सेकेंड से स्टार्ट करके बाद में फर्स्ट में जाना चाहिए, सेकेंड से स्टार्ट करके फर्स्ट में जाना चाहिए। ओके, या फिर बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी होती है और उसे बहुत जल्दी हमें फर्स्ट डायल्यूशन का भी इस्तेमाल करके हम उसका लाभ ले सकते, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्रॉनिक में थोड़ा सेकेंड डायल्यूशन देने से हम उस कंडीशन को बैलेंस न्यूट्रलाइज करेंगे, उसके बाद में ऑटोमेटिकली वो अपना फंक्शंस वहाँ पर बराबर दिखाएगी आपको। देन अगर उसमें रिजल्ट नहीं आ रहे तो आपको उसमें डिपेंड्स उसके कंडीशन के हिसाब से आपको डायल्यूशंस को भी चेंज करना पड़ेगा। तो आप फर्स्ट में भी जा सकते हैं या फिर नो नेगेटिव में भी आप जा सकते हो उस समय में। ओके, नो प्रॉब्लम। एंड देन समटाइम्स हार्ट ब्लॉकेज में आप मोर नेगेटिव भी मेडिसिन आप दीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। बट ब्लॉकेज खोलना है तो आप सेकेंड डायल्यूशन से स्टार्ट कीजिए, तो सो मच इफेक्टिव एंड इस प्रोटोकॉल का काफ़ी अच्छे से रिजल्ट आ सकता है। तो ठीक है, उसके बाद में आपको जो मैंने वेनस, आर्टेरियल और कार्डियक इसको जो बताया था आपको, इसमें आप लोगों को यहाँ तक आप देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, तो मैं इसके कॉज भी बता देता हूँ कि इसका कॉज क्या होते हैं। ठीक है, इसके कॉज क्या होते हैं, कॉज आपको दिखेंगे, कॉजेस इसके कॉजेस होते हैं सर्जरी, अगर सर्जरी हो जाती है, स्लो ब्लड सर्कुलेशन, यानी एम्बोलिज्म और थ्रोम्बोसिस के कॉजेस बता रहे। ठीक है, देन inherited clotting disorder,
डिसऑर्डर्स। इसके बाद में लॉन्ग टर्म रेस्ट, ये भी एक उसका रीज़न हो सकता है, ये कॉज होगी। उसके बाद में आपको सिम्टम्स में आपको दिखाई देंगे, सिम्टम्स में आपको स्वेलिंग पेन भी दिखाई देगा, वहाँ पे आपको रेडनेस भी दिखाई देगा। उसके बाद डिस्कलरेशन भी दिखाई देगा, डिस्कलरेशन। उसके बाद वार्मथ ऑफ द लेग्स है, लेग्स में अरोमाट फील होगी, वार्मनेस फील होगा। ओके। उसके बाद में स्पेशली यह पल्मोनरी एम्बोलिज्म अगर होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म अगर होता है तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का जो शॉर्टनेस है वो देखने को मिलेगा आपको, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, चेस्ट पेन, कफ विद ब्लड देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको जो ब्लॉकेज का फॉर्मूला बताया था उसमें आपने ओरल मेडिसिन बताया था, और एक्सटर्नल आप लोग को अप्लाई करना है ब्लॉकेज का। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लॉकेज जो होते हैं, हार्ट ब्लॉक का जो प्रोटोकॉल होता है, मैंने आपको बताया कि RE, C3, S3, A3, F1, L1 सेकेंड डायल्यूशन में आपको देना है, और एक्सटर्नली आप लोगों को A3 + D का इस्तेमाल करना है, या फिर WE + F2 का आपको एक्सटर्नली आपको इस्तेमाल करना है। ओके, ठीक है। तो आपको आशातीत आपको लाभ आएगा वहाँ पे। और अकॉर्डिंग टू EH मुझे ऐसा लगता है कि ये आप लोगों को वेनस थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म, आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म, कार्डियक थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म, इसमें क्या क्या मेडिसिन आती है और क्या क्या प्रोटोकॉल हम बना सकते हैं, और क्या कॉजेस होते हैं और सिम्टम्स क्या होते हैं। आई होप टू अंडरस्टैंड एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। आई एम EHP अमर कामजोड़कर, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। इस तरह से हम लोग पूरे मेडिसिन के और सभी वीडियोस हम लोग पढ़ेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। Subscribe the channel.